क्या आप जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं? तो आइए जानते हैं आज इस कूलम के नियम के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम फोर्स होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप देख रहे हैं फ्यूके एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल। सकते हैं, अगर हम फोर्स की बात करें, नेचुरली जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो बरा के ही अनुक्रमानुपाती रहेगा। जितना जितना ये आवेश
जो k है आपका वो बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट करता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां पे, तो एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट है आपका, ये यहां पे आपका परा वैद्युतांक है, ये भी एक कांस्टेंट ही कहेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू रहेगी वो भी फ्री स्पेस में बात करें, ये भी मीडियम डिपेंडेंट है। माना इसकी वैक्यूम में वैल्यू अलग होगी, एयर में अलग होगी, है ना, ये स्पेस में, ये तीनों जगह पे इसकी वैल्यू अलग है, लेकिन फिर भी कॉमन ही हम लेकर के चलते जनरल। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। और जो आपके पारगम्यता स्थिरांक की जो वैल्यू थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, इसकी अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट को आप इधर करके k नीचे करोगे तो पूरी की पूरी जो यूनिट है वो पलट जाएगी। तो ये न्यूटन का हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स, मीटर का हो जाएगा मीटर -2, और कूलम्ब का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये यूनिट हो जाएगी आपके एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक की। इसको आप अलग नोट कर सकते हैं। तो आगे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें ये सब वैल्यूज की फिर हमें जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं अभी आपके फोर्स को लिखूं, तो आपका जो फोर्स हो जाएगा बेसिकली वो हो जाएगा 1/4 पाई। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है कूलम्ब के नियम की मदद से। ठीक है, तो ये पूरा कूलम्ब नियम का डेरिवेशन है, ये पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से करना आना चाहिए। इसके बाद जो हमें टॉपिक समझना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या है। जैसे कि कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, वो चार्ज का एक प्रभाव उसके चारों ओर पड़ता है। उसके एरिया में, उसका एक एरिया है जिस एरिया में वो अपना प्रभाव डाल रहा होता है, उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वो प्रभाव में अगर कोई और बीच में कोई और आवेश आ जाए या कोई चार्ज आ जाए, तो वो उसको एक्सपीरियंस कर सकता है कि इस चार्ज का दूसरे पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है कि विद्युत क्षेत्र एक क्षेत्र होता है जो चार्ज कण के आसपास उत्पन्न होता है और किसी अन्य चार्ज कण पर वो बल डालता है। जैसे कि अगर हम बात करें सोलार सिस्टम में सूर्य की, तो सूर्य खुद आग का एक सोर्स है और उसके अंदर एक गर्मी है। जितना आप सोर्स के करीब जाएंगे, सूर्य के पास जाएंगे, उतनी ही गर्मी बढ़ते जाएगी। और उसी गर्मी का उसका अपना एक प्रभाव है जो कि अलग अलग ग्रहों पे पड़ रहा होता है। जो उसके सबसे करीब ग्रह है वो सबसे ज्यादा गर्मी को फील करेगा, फिर उससे जितना दूर कोई ग्रह है वो उतनी ही उस गर्मी को कम फील करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल
कंपैरिजन में, जो हमारा सोर्स चार्ज है उसके कंपैरिजन में क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो क्या ये क्यू नॉट की वैल्यू क्यू से ज्यादा होनी चाहिए या क्यू नॉट की वैल्यू क्यू से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट
तो ये हमने इससे पहले के डेरिवेशन में देख लिया कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है। अब इसी के अंदर दूसरी चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो जैसे यहां लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या को बताता है। यह मापता है कि किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना प्रभावी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बेसिकली फ्लक्स कुछ और नहीं है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो ये बताएगा कि आखिर वो कितनी लाइंस वहां से गुजर रही है बेसिकली, और कितना ज्यादा प्रभावी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको उसमें समझ में आएगा। तो उसका ये फॉर्मूला है। फ्लक्स को हम यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई, और फॉर्मूला है ई ए एंड कॉस थीटा। इसमें ई है विद्युत क्षेत्र की ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ, और सतह का क्षेत्रफल है एरिया, और थीटा जो है विद्युत क्षेत्र और सतह के बीच का एक कोण है। इसको हम आगे इसमें अभी समझ लेते हैं। देखो इसमें बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एरिया है उस ऑब्जेक्ट का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू गुजर रही है। इसी को हम कितनी गुजर रही है, कितनी प्रभावी
आगे की ओर ही है। और इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो जैसे बताया, उसकी सतह के हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा। तो अब अगर आप इन दोनों की कोण को देखें, थीटा बिटवीन, थीटा किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में, तो कुछ ऐसा होगा। वो ये एरिया वेक्टर हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ये दोनों 90 का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब थीटा क्या हुआ, यहाँ थीटा हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हो जाएगा 0। आप देख सकते हो इस तरीके से है तो वो कवर ही नहीं कर रहा है। यही चीज वहां पे लिखी है कि अगर अलग दिशा में विद्युत क्षेत्र अगर रेखा सतह से किसी कोण पर है, 90 डिग्री पर, तो फ्लक्स कम होगा, और अगर सतह से सीधे गुजर रही है, पैरेलल है, तो फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको हमने यही चीज में बताया यहाँ पे। तो जो इस फॉर्मूला को हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे अब कि फाई ई इक्वल टू ई ए, और थीटा को बताने के लिए हम साथ में लेते हैं कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये फ्लक्स का यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है। तो आप जान गए ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज अकेला नहीं चलता, उसके साथ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर चलती है, जैसे बच्चों के साथ में उसकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। तो थैंक यू सो मच, और फ्यूकी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ में डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप फ्यूकी एजुकेशन की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।